Hello students, welcome to online classes of Kohinoor Academy. Myself Mamta Soni, faculty of science. 9th क्लास में हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने स्टडी किया था, हमारा चैप्टर नंबर 3 था एटम एंड मॉलिक्यूल। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 एटम और मॉलिक्यूल में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये स्टडी किया कि एटम जो होता है उसको कैसे डिस्कवर किया, यानी एटम की डिस्कवरी जो है वो कैसे हुई। उसके बाद में हमने स्टडी किया कि जो एटम होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर के कौन कौन से एलिमेंट्स का, मॉलिक्यूल्स का, इनका फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने स्टडी किया कि एटम कंबाइन होकर के किसका फॉर्मेशन करेंगे, एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स अगर कंबाइन होते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड का। और कंपाउंड अगर कंबाइन होते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, मिक्सचर का। तो ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया था। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना एक पॉइंट ये भी स्टडी कर लिया था कि जब एटम या मॉलिक्यूल्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शंस को फॉलो करते हैं, जिनको हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने कितने स्टडी किए थे, 2। कितने किए थे, 2। एक था हमारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन और एक था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसमें हमने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में हमने ये स्टडी किया था कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है किसी भी एटम का वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में कभी भी मास जो होता है वो एटम का चेंज नहीं होता। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बताता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बताता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाले जो मतलब कि जो एटम्स होते हैं, या मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम्स होते हैं उनका जो रेशियो होता है मास का वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। जिसमें हमने कुछ एग्जाम्पल भी स्टडी किए थे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमने किसका एग्जाम्पल स्टडी किया था, H2O का। यानी कि हम इस कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हम ये स्टडी करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम होता है वो एटम यानी उनका जो मास होता है, उनका जब रेशियो निकाला जाता है तो वो हमेशा फिक्स होता है। अब उस कंपाउंड को अगर हम अर्थ पे कहीं पर भी देखें, उसका जो मास होगा, रेशियो होगा मास का, वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। यानी कि एटम के मास का रेशियो क्या होगा, फिक्स। फॉर एग्जाम्पल एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। इसका हमने ये स्टडी किया था कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था H2O का। तो मैंने आपको बताया था कि H2O के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो है इसमें हाइड्रोजन और एक क्या है इसमें ऑक्सीजन। अब इन दोनों के मास का हम रेशियो निकालते हैं। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। अब यहाँ पे देखो 1 हाइड्रोजन का मास होता है 1, हाइड्रोजन का 1 का मास होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, 2। अब आता है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16, तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा 16। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1:8। कहने का मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है 1:8। अब आप ये वाटर जो है उसको चाहे आप किसी भी सोर्स से लें, रिवर से चाहे हम इसको कलेक्ट करें, ओशियन से कलेक्ट करें, या किसी लैक से करें, या फिर मान लीजिए किसी पॉन्ड से करें, तो हमें इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो कितना मिलेगा, 1:8। इससे हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इन दोनों लॉज के बेस पे एक साइंटिस्ट आया, डाल्टन। तो डाल्टन ने क्या किया, इन दोनों लॉज के बेस पे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इन दोनों के बेस पे डाल्टन ने एटम के लिए अपने कुछ एक्सप्लेनेशन दिए, अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। उन्हीं पोस्टुलेट्स को हम आज स्टडी करेंगे। हमने अपना जो प्रीवियस वीडियो का लेक्चर जो है वो क्यों रिवाइज किया है, क्योंकि आज जो हम स्टडी कर रहे हैं डाल्टन एटॉमिक मॉडल वो हमारे प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है। इसलिए हमने क्या किया है, उसको प्रीवियस वीडियो को हमने रिवाइज किया है। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं कौन सा, अपना डाल्टन एटॉमिक मॉडल। तो नेक्स्ट है आज हमारा डाल्टन एटॉमिक मॉडल। डाल्टन एटॉमिक मॉडल, ये है डाल्टन एटॉमिक मॉडल। डाल्टन एटॉमिक मॉडल जो है वो किसके बेस पे है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो डाल्टन का जो लॉ है वो इन दोनों लॉज पे बेस्ड है। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या स्टडी करेंगे कि द डाल्टन एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड ऑन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा अपना,
This law is based on law of mass conservation. Law of mass conservation and law of definite proportion. ये किसने बताया? ये लोग ने, मेंडल ने अपने, डॉल्टन ने अपने इन दोनों लॉज के बेस पे अपना लॉ दिया। अब आगे क्या बताया मेंडल ने? कुछ पोस्टुलेट्स दिए। मेंडल ने क्या बताया कि एटम जो होता है वो इनडिवाइजिबल पार्टिकल है, यानी कि किसी भी मैटर को आप डिवाइड कर रहे हैं और उससे जो फर्दर डिवाइड करने पे जो हमें इनडिवाइजिबल पार्टिकल मिला, दैट इज कॉल्ड एटम। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एटम नेम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? डॉल्टन के द्वारा दिया गया था। तो सेकंड पॉइंट हम स्टडी करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ डॉल्टन एटॉमिक मॉडल। पोस्टुलेट्स ऑफ डॉल्टन एटॉमिक मॉडल। तो फर्स्ट पोस्टुलेट हम क्या स्टडी करेंगे? फर्स्ट पोस्टुलेट हम ये स्टडी करेंगे कि मेंडल ने क्या क्या बताया, मेंडल ने एटम के बारे में क्या क्या बताया। तो मेंडल ने फर्स्ट पॉइंट क्या बताया? फर्स्ट पॉइंट ये बताया कि द एटम इज द इनडिवाइजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। किसने बताया? ये डॉल्टन ने। तो हम फर्स्ट पॉइंट स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू डॉल्टन, एटम इज the indivisible particle of matter। indivisible particle of the matter किसने बताया? ये डॉल्टन ने बताया। डॉल्टन ने कहा किसी भी मैटर का जो इंडिवाइजिबल पार्टिकल है वो क्या कहलाएगा? एटम। अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में डॉल्टन ने क्या बताया? सेकंड पॉइंट में डॉल्टन ने ये बताया कि जो वन एटम एलिमेंट होता है उसमें जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? सिमिलर होंगे। जैसे मान लो गोल्ड है, तो गोल्ड के अंदर गोल्ड जो एलिमेंट है उसके अंदर सारे के सारे जो एटम है वो किसके होंगे? गोल्ड के। मान लीजिए जैसे सिल्वर है तो सिल्वर में सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो किसके होंगे? सिल्वर के। मान जैसे हम कहते हैं कि आयरन, तो आयरन में सारे के सारे एटम किसके होंगे? आयरन के। कहने का मीन्स क्या है कि उन्होंने ये कहा कि जो एक एलिमेंट होता है यानी जो सिमिलर एलिमेंट होता है उसमें वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या स्टडी करेंगे? इन वन एलिमेंट सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। ये किसने बताया? ये बताया डॉल्टन ने। कहने का मीन्स क्या है? जैसे मान लीजिए बनाना होता है तो बनाना के अंदर सारे के सारे एटम किसके होंगे? बनानास के। कहने का मीन्स एक एग्जांपल लिया है हमने कि बनाना की चाहे हम कितने भी पीस कर दें लेकिन उसको जो इसके अंदर जो स्मॉल टू स्मॉल जो उसमें कैरेक्टर होगा वो किसका होगा? बनाना का। अब ऐसे नहीं है कि बनाना के फ्रूट्स में अगर उसको हम ब्रेक डाउन कर दें तो उसमें किसी और फ्रूट का क्या आ जाए? कैरेक्टर आ जाए। ऐसा क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसा ही उन्होंने एटम में भी बताया। उन्होंने ये कहा कि जो एक एलिमेंट है उसमें सारे के सारे एटम किसके होंगे? ओनली सिमिलर एलिमेंट के प्रेजेंट होंगे। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्या बताया? नेक्स्ट उन्होंने बताया इन अ डिफरेंट एलिमेंट द atoms are also different। The atoms are also different। किसने बताया ये उन्होंने अपने सेकंड रूल में बताया। उन्होंने ये कहा दो अलग अलग एटम है, एक गोल्ड का है एक सिल्वर का है, तो क्या दोनों के अंदर ऐसा हो सकता है कि गोल्ड के अंदर तो सिल्वर के एटम आ जाए और सिल्वर के अंदर गोल्ड के एटम मिले? ऐसा क्या होता है? नॉट पॉसिबल है। कहने का मीन्स क्या है? अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो उन दोनों के अंदर जो एटम होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे से सेपरेट होंगे। तो कहने का मीन्स है अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसके अंदर एटम्स जो है वो भी क्या
होंगे। किसने बताया था? ये डाल्टन ने। अब सेकंड उन्होंने अपना नेक्स्ट क्या बताया पोस्टुलेट, उन्होंने ये बताया कि जो एक एलिमेंट में जितने भी एटम पाए जा रहे हैं उनका मास जो है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी कि उनका मास और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या रहेंगी? सिमिलर रहेंगी, यानी कि सिमिलर जो एलिमेंट्स हैव द एटम ऑफ सिमिलर एलिमेंट हैव सेम मास एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या स्टडी करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पोस्टुलेट। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या दिया उन्होंने? 4 पोस्टुलेट दिया। द एटम इन अ वन एलिमेंट हैव सिमिलर मास and chemical properties यानी कि अगर एक एलिमेंट है तो उस एक एलिमेंट में पाए जाने वाले एटम्स का मास और उन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी वो क्या रहेगी? सिमिलर रहेगी। अब डिफरेंट एलिमेंट्स में अगर डिफरेंट एटम है तो उनकी जो केमिकल और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज या आप कह सकते हो उनका जो मास है वो क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। तो नेक्स्ट हम क्या स्टडी करते हैं? द एटम इन अ डिफरेंट एलिमेंट हैव different mass and chemical property क्या बताया उन्होंने कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट क्या है? एलिमेंट्स, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। प्रॉपर्टी क्या रहेगी उनकी? डिफरेंट एलिमेंट्स में प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। अब आता है अपना नेक्स्ट पोस्टुलेट। नेक्स्ट पोस्टुलेट से उन्होंने क्या बताया कि एटम्स जो हैं वो कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट पॉइंट पोस्टुलेट उन्होंने ये बताया एटम्स आर कंबाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जैसे 2 हाइड्रोजन एटम है आपस में कंबाइन हो जाए तो क्या बना देंगे? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ऐसे ही जैसे मान लीजिए कि 2 क्लोरीन एटम है आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे? क्लोरीन का मॉलिक्यूल। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में स्टडी करवाया था कि एटम जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। और एटम कंबाइन होकर एलिमेंट बनाते हैं और एलिमेंट क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करते हैं एटम कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट एटम्स कंबाइन विद each other and form molecules अब इसको देखो कैसे समझेंगे। हाइड्रोजन एटम है और दूसरा हाइड्रोजन एटम है। एक हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे? H2। तो H2 क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल हो गया। जैसे एक क्लोरीन है तो दूसरे क्लोरीन से कंबाइन होकर के क्या बना देगा? HCl2। तो ये किसका बन जाएगा? क्लोरीन का मॉलिक्यूल। जैसे मान लो एक Br ब्रोमीन है और एक Br है आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे? Br2। कहने का मतलब क्या है कि एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन होकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? मॉलिक्यूल्स का। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल है वो किसके हैं? मॉलिक्यूल्स के। क्या है? ये सारे मॉलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया डाल्टन ने। नेक्स्ट पॉइंट डाल्टन ने ये बताया कि किसी भी एटम को कोई भी एटम जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उस एटम का जो मास है उस मास को ना तो आप क्या कर सकते हो उसको चेंज मतलब ना तो उसको आप मेक कर सकते हो ना ही उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। कहने का मीन्स क्या है
कि द मास ऑफ एनी एटम इन ए केमिकल रिएक्शन नाइदर बी फॉर्म्ड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप उसको बना सकते हैं एटम के मास को, ना ही आप एटम के मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसने बताया ये डाल्टन ने अपने नेक्स्ट पोस्टुलेट में बताया। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था डाल्टन का? नेक्स्ट पोस्टुलेट था, नेक्स्ट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन नेक्स्ट है the mass of atom in a chemical reaction, in a chemical reaction neither be formed nor be destroyed, ये किसने बताया? ये बताया डाल्टन ने। केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स है उसका मास ना तो आप बना सकते हो, ना ही उसके मास को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कार्बन प्लस O2 क्या बनाएगा? CO2। तो आपको पता है कि इस केमिकल रिएक्शन में कार्बन का मास फिक्स होता है। कितना होता है? 12U। अब इसके मास को आप चेंज नहीं कर सकते, इसका जो मास है वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? 1 ऑक्सीजन एटम का 16, तो कितने यहाँ पे 2, कितने हो जाएंगे? 16 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 32। तो इस ऑक्सीजन के मास को आप क्या खुद से आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बन जाएगा? कार्बन का कितना हो जाएगा? 12 है प्लस 2 ऑक्सीजन एटम है, 1 का कितना होता है? 16, तो 16 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 12 है प्लस 32, टोटल कितना हो जाएगा? 44। तो कहने का मीन्स क्या है? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। किसने बताया ये डाल्टन ने बताया। किसने बताया? ये डाल्टन ने। कहने का मीन्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स का मास जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये थे मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक मॉडल, जिसके द्वारा उन्होंने क्या किया? एटम की जो स्ट्रक्चर थी उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज दी एटम, एंड एटम जो है वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन आज जो हम एटम का जो सिंबल पढ़ रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन का H, क्लोरीन का Cl, पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। पहले के टाइम में क्या था? एटम का जो सिंबल है वो कुछ और ही तरीके से दिया गया, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।